हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके 10th पेपर का थर्ड यूनिट डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है वर्ड प्रोसेसिंग और डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम के बारे में इसमें बात करेंगे। कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान के बारे में इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। ये यूनिट दोस्तों काफ़ी बड़ा है, तो इसमें देखिए कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान के बारे में बताया गया है, साथ ही साथ आपके MS एक्सेल के बारे में, MS वर्ड के बारे में और इनका शिक्षा में क्या क्या उपयोग है उनके बारे में बताया गया है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में बात करी गई है और कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये यूनिट दोस्तों आपके 7 नंबर का है, सबसे बड़ा यूनिट आपका यही है। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो हमेशा की तरह वीडियो को पूरा जरूर से देखना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। दोस्तों पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कंप्यूटर क्या है, परिभाषा आपको पूछी जा सकती है। तो देखिए कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम अपरिष्कृत आंकड़े देकर के प्रोग्राम के नियंत्रण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित कर सकते हैं। अंग्रेजी में कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर का विकास हुआ है जिसका अभिप्राय गणना करना होता है, परंतु आज के समय में इसका कार्य गणना ही नहीं है अपितु सूचना देना, तदनुसार उसमें प्रोसेसिंग करना भी है। तो ये परिभाषा ध्यान रखनी है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं डेटा क्या होता है इसके बारे में। तो डेटा को दोस्तों नॉर्मली हम क्या समझेंगे कि इंटरनेट का एक डेटा होता है, पर ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर दोस्तों डेटा का अर्थ होता है कुछ तथ्य, कुछ अंक, कुछ सांख्यिकी का समूह जिस पर प्रक्रिया करने से अर्थपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हो सके, तो सूचनाओं को डेटा कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चित्र, वीडियो, ऑडियो, फोटो, डॉक्यूमेंट आदि को भी डेटा कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। तो देखिए कंप्यूटर हमारे द्वारा किए गए आंकड़ों या डेटा को लेकर के उन आंकड़ों पर किए गए निर्देशों के अनुसार काम करता है और हमें कार्यानुसार परिणाम प्रदान करता है। जिन निर्देशों के आधार पर कंप्यूटर काम करता है उन्हें हम कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो देखिए GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोगकर्ता को कंप्यूटर कमांड्स याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी विशेषता है GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में माउस अथवा कीबोर्ड किसी भी तत्व को चुनकर के कमांड दिया जा सकता है। और तीसरी विशेषता है कि GUI से समय, श्रम व शक्ति की बचत होती है तथा आसानी से कम समय में अधिक कार्य सुविधाजनक तरीके से किया जा सकता है। चौथी विशेषता है कि GUI की सहायता से स्क्रीन पर एक साथ कई ओवरलैप्ड विंडोज प्रदर्शित की जा सकती है। और पांचवी विशेषता है कि उच्च स्तरीय ग्राफिकल तत्व जैसे मेन्यू, डायलॉग बॉक्स और लिस्ट, बटन आइकन, स्लाइड बार आदि प्रदर्शित किए जा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला मुख्य बिंदु आता है कंप्यूटर आरंभ करने की प्रक्रिया क्या है। तो जिनको कंप्यूटर आरंभ करने की प्रक्रिया नहीं पता है तो वो जान लेना है कि सर्वप्रथम यह सुनिश्चित आपको कर लेना है कि कंप्यूटर की पावर केबल सही स्थान पर लगी होनी चाहिए, उसमें विद्युत का प्रवाह भी हो रहा होना चाहिए। अपने CPU में पावर का ऑन स्विच, आपको स्विच को ऑन करना है और जब तक कंप्यूटर बूट हो आपको प्रतीक्षा करनी है। बूट होने के पश्चात कंप्यूटर का डेस्कटॉप आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये कंप्यूटर आरंभ करने की प्रक्रिया है। इसके बाद में बात करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। तो देखिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये दोनों मिलकर के एक संपूर्ण तंत्र का निर्माण करते हैं। कंप्यूटर तंत्र के अंतर्गत जो भी उपकरण, वस्तुएं, प्रोग्राम आदि आते हैं वे सभी या तो हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं या फिर सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, तो अतः इन दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। तो देखिए कंप्यूटर सिस्टम के वे सभी भौतिक अथवा मूर्त भाग जिन्हें हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए CPU, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर आदि इसके अंतर्गत आते हैं। और अब दोस्तों बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। तो देखिए कंप्यूटर से कार्य करवाने के लिए हमें कंप्यूटर को बताना होगा कि उसे क्या करना है, यानी कि कंप्यूटर को कमांड देना होगा, निर्देश देना होगा। इन निर्देशों को ही सॉफ्टवेयर कहते हैं। इन निर्देशों के समूह को प्रोग्राम भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं वर्कशीट के बारे में। तो देखिए वर्कशीट का प्रश्न भी आया हुआ है कई बार परीक्षा में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जब हम एक्सेल प्रारंभ करते हैं, एक्सेल में आप वर्कशीट तैयार कर पाते हैं तो एक वर्कबुक फाइल खुलती है जिसमें डेटा, फॉर्मूला, चार्ट आदि होते हैं। प्रत्येक वर्कबुक कई सीट से मिलकर के बनी होती है। प्रत्येक सीट वर्कशीट कहलाती है, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं ऑटो करेक्शन का। ऑटो करेक्ट किस प्रकार से आप कर पाएंगे। तो देखिए वर्ड के अंतर्गत कुछ ऐसी सुविधाएं प्रदान की गई है जिसके द्वारा टाइप करने के दौरान अशुद्धियां स्वतः ही ठीक हो जाती है, त्रुटियों को हम ठीक कर पाते हैं। इस हेतु निम्न चरणों की पालना करनी पड़ती है। तो पहला बिंदु आपको ध्यान रखना है कि इंसर्ट टैब के क्विक पार्ट पर क्लिक आपको करना है और उसके पश्चात बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजेशन विकल्प का चयन करना है तथा उसमें उपस्थित विभिन्न बिल्डिंग ब्लॉक्स विकल्पों में से चाहे गए विकल्प पर क्लिक करना है। इससे वर्ड 2010 ऑटो टेक्स्ट की प्रविष्टियों को दर्जा देगा। तो ये बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं हेडर और फुटर क्या होता है। तो हेडर तथा फुटर दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठों के ऊपर व नीचे अंत में लिखे जाने वाला वाक्य, दिनांक, समय या कोई फॉर्मूला है, यह प्रत्येक पृष्ठ पर लागू होता है। इसके बाद में बात करते हैं कंप्यूटर बूटिंग क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना अथवा
कंप्यूटर का स्टार्ट होना बूटिंग कहलाता है। बूटिंग के दौरान कंप्यूटर सिस्टम सभी जुड़े हुए हार्डवेयर को चेक करके सिस्टम को प्रभावी रूप से प्रारंभ करता है, कंप्यूटर को स्टार्ट कर देता है। डेस्कटॉप मोड पर हमारा कंप्यूटर जो है स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में बात करते हैं एमएस वर्ड के बारे में। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित की गई प्रोसेसर है। इसका मुख्य कार्य दस्तावेज को संचालित करना है, जिसकी सहायता से साधारण दैनिक पत्र व्यवहार से लेकर के डेस्कटॉप पब्लिशिंग स्तर के कार्य सुविधापूर्वक किए जा सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अंडू और रीडू के बारे में। तो देखिए, इसके द्वारा हम हमारे द्वारा दिए गए कुछ अंतिम परिवर्तनों को पहले की तरह वापस ला सकते हैं अंडू के द्वारा, है ना। इस हेतु हम टाइटल बार में प्रदर्शित ये इस तरह का निशान होता है पर क्लिक आपको करना है और कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल या जेड को दबाएंगे तब भी वो बैक चला जाएगा, यानी कि एक स्टेप पीछे चला जाएगा, है ना। अंडू की से एक स्टेप पीछे और रीडू से एक स्टेप वापस वहीं पर आ जाएगा, यानी कि अंडू द्वारा किए गए सभी परिवर्तनों को रीडू के द्वारा वापस लाया जा सकता है। यानी कि अगर हम अंडू लगा करके एक स्टेप पीछे गए हैं तो रीडू लगाते ही आप वापस से उसी स्टेप पर आ जाएंगे जो आप स्टेप अपने पीछे किया है। तो ये इसका जो आपको की ध्यान रखना है, कंट्रोल वाई यहाँ पर रहता है और इसका मार्क भी आपको ध्यान रखना है। इस तरह से ये मार्क यहाँ पर है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं सेव और सेवेज में अंतर क्या है, ये भी प्रश्न आया हुआ है। तो देखिए, सेव के बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए हम किसी नए दस्तावेज को कंप्यूटर में सुरक्षित कर सकते हैं, सेव का पता है आपको। पर सेवेज देखिए, इसके द्वारा हम पहले से सुरक्षित दस्तावेज को किसी अन्य स्थान पर अन्य नाम से अथवा समान नाम से सुरक्षित कर सकते हैं सेव एज में। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं हाइपर लिंक के बारे में। तो देखिए, कुछ जो इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं वो भी मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो उसी तरह से ये हाइपर लिंक है। दो या दो से अधिक डॉक्यूमेंट्स अथवा एक ही दस्तावेज के पृष्ठों के मध्य संबंध स्थापित करने हेतु हाइपरलिंक विकल्प का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना है। हाइपरलिंक निम्न चरणों में पूरा होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो देखिए, पहला चरण है हाइपरलिंक निर्माण हेतु सर्वप्रथम हम उस शब्द अथवा अक्षर का चयन करेंगे जिसको हमें हाइपरलिंक करना है। दूसरी बात, इंसर्ट टैब में हाइपरलिंक विकल्प को चयन करेंगे तो हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। उस फाइल का चयन करेंगे जिसको हम हाइपरलिंक करना चाहते हैं तथा ओके बटन आपको दबाना है। तीसरा बिंदु आपको ध्यान रखना है कि हमारे द्वारा चयनित शब्द अथवा अक्षर दस्तावेज एक हाइपरलिंक के रूप में दिखेगा, जिस पर हम कंट्रोल की प्रेस करना है आपको और उससे संबंधित दस्तावेज आपका ओपन हो जाएगा। अभी दोस्तों, समय की कमी के चलते हम इनको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वरना देखिए एक यूनिट को क्लियर करने में लगभग 2 से 3 घंटे लग जाते। पूरा आपको कंप्यूटर पर अगर मैं समझाता सारा डिटेल में तो काफ़ी टाइम उसमें लग जाता, पर अभी देखिए कम समय है तो हम कुछ बिंदुओं को ही ध्यान रखेंगे ताकि हमारा पेपर क्लियर हो जाए। और अगला बिंदु दोस्तों, बात करते हैं एमएस एक्सेल को प्रारंभ करने के बारे में। तो देखिए, दो तरीके हैं। पहला तरीका देखिए इसका कि कार्य पट्टिका यानी कि टास्क बार को स्टार्ट बटन पर माउस सूचक या माउस पॉइंटर को ले जाकर के क्लिक आपको करना है। दूसरा, एक पॉपअप मेन्यू यहाँ पर खुलेगा जिसमें प्रोग्राम ऑल विकल्प का चयन आकर के एमएस ऑफिस यहाँ पर आएगा। एमएस ऑफिस विकल्प का चयन करने के पश्चात में मेन्यू में आकर के एक्सेल विकल्प दिखाई दे रहा है, उस पर बाएं माउस से क्लिक आपको करना है और एक्सेल आपका प्रारंभ हो जाएगा। या फिर दूसरा जो आपके सामने ऑप्शन आता है, दूसरा तरीका, तो डेस्कटॉप पर प्रदर्शित विभिन्न आइकॉन में से एक्सेल आइकॉन पर माउस की सहायता से 2 बार बाएं माउस बटन से क्लिक करने पर एक्सेल ओपन हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में ये कहा गया है कि अगर आपके पास में देखिए मोबाइल ऐप जो है, आपके डेस्कटॉप पर जो मोबाइल ऐप है उन पर आप सिंपली क्लिक करते ही आपके सामने पूरा ऐप ओपन हो जाता है। और अगर आपके पास वहाँ पर ऐप में सेटिंग वगैरह में वहाँ पर नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, अलग एप्लीकेशन में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, वहाँ पर नीचे जाने के बाद में आप उनको ढूंढेंगे। तो यही यहाँ पर बताया गया है। एक तरीका तो सिंपल तरीका ये है कि डेस्कटॉप में जो एप्लीकेशन वहाँ पर होगी एमएस एक्सेल की, तो उस पर क्लिक करते ही 2 बार आपको बाएं माउस से क्लिक करना है तो आपके सामने ओपन हो जाएगा। या फिर आपको क्या करना है, ऑल प्रोग्राम में आप जाएंगे, ऑल ऑप्शन पर, तब आपके सामने एमएस ऑफिस आएगा, फिर वहाँ पर दोस्तों आपके सामने एमएस एक्सेल आ जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस दोनों बताए गए हैं, दोनों तरीके आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं एमएस एक्सेल में फंक्शन किस प्रकार से रहते हैं। तो फंक्शन वे होते हैं जो किसी एक कार्य को करने के लिए परिणाम दर्शाते हैं। फंक्शन में हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स कर देते हैं जिन पर फंक्शन द्वारा कार्य किया जाता है, वो परिणाम दर्शाते हैं। इनको देखने के लिए इंसर्ट मेन्यू में से फंक्शन पर क्लिक करते हैं। एक्सेल में काम करने वाले कुछ महत्वपूर्ण फंक्शन देख लीजिए, MAX, MIN, SUM, एवरेज यहाँ पर देख लीजिए और COUNT आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है कंप्यूटर का शिक्षा में क्या उपयोग है। तो देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बहुत ही प्रभावी रूप से हो रहा है। कक्षा में विज्ञान परियोजनाओं के निर्माण, रिपोर्ट तैयार करने में, जानकारियाँ एकत्रित करने में तथा अंतरक्रिया अधिगम पूल के रूप में कंप्यूटर का प्रचलन बढ़ा है।
कंप्यूटर का उपयोग शिक्षक के पूरक के रूप में किया जा रहा है। शिक्षक की तरह ही हम यहाँ पर पूछ सकते हैं, हमें जानकारी जो चाहिए होती है उसको सर्च कर सकते हैं। कंप्यूटर का उपयोग शिक्षक के पूरक के रूप में किया जा रहा है और कंप्यूटर आधारित शिक्षण के अंतर्गत ऐसे अनेक सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जो विभिन्न विषयों की क्रमबद्ध जानकारी देते हैं। मल्टीमीडिया यानी कि ध्वनि, चित्र, एनिमेशन या वीडियो से युक्त सीबीटी सॉफ्टवेयर किसी भी विषय को प्रभावी ढंग से समझाने में बहुत उपयोगी है। आजकल इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन लर्निंग एवं ट्रेनिंग संभव हो पाई है। जिस तरह से आप मेरे ये वीडियोस देख पा रहे हैं, तो काफ़ी हद तक हमें इंटरनेट से सुविधा हुई है। हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं हमें सीखने के लिए यहाँ पर सहायता मिली है। अगली बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम है जो किसी भी कंप्यूटर के समस्त कार्यकलापों को नियंत्रित तथा समन्वित करता है। कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर संसाधन जैसे मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस को व्यवस्थित करने के लिए बनाया गया है। यह व्यवस्थित रूप से जमे हुए सॉफ्टवेयर तथा ड्राइवर का समूह होता है जो कि कंप्यूटर के विभिन्न घटकों तथा कंप्यूटर रिसोर्सेज को नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी देख लीजिए। तो देखिए, पहला कार्य क्या है कि फाइल सिस्टम को नियंत्रित करना, फाइल बनाना, फाइल को कंप्यूटर मेमोरी में व्यवस्थित करना, उसमें परिवर्तन तथा लेखा-जोखा रखना और डिलीट करना, फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करना, इतने सारे कार्य इसके रहते हैं। और अब हम बात करते हैं प्रक्रिया के बारे में। तो देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा अन्य कार्यक्रमों को चलाना और उनके अनुरूप हार्डवेयर को व्यवस्थित करना तथा गणनाएं करना तथा कंप्यूटर को समुचित रूप से चलाना इनका कार्य रहता है। और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में मध्यस्थता स्थापित करना भी ये इसका कार्य रहता है। इसके बाद में बात करते हैं डेस्कटॉप क्या होता है। तो देखिए, बूटिंग के पश्चात कंप्यूटर मॉनिटर पर दिखाई देने वाली स्थिर स्क्रीन को डेस्कटॉप कहते हैं। इसके 4 घटक होते हैं। पहला होता है, इसमें आइकॉन होते हैं, टास्क बार होता है, बैकग्राउंड होता है और सक्रिय विंडो यहाँ पर रहता है। तो ये होती है डेस्कटॉप के बारे में जानकारी रखनी है। कंप्यूटर को जब हम ओपन करते हैं तो ओपन करते ही सबसे पहले डेस्कटॉप ओपन होता है, जहाँ पर कुछ जो आइकॉन्स हम पहले से सिलेक्टेड रखते हैं तो वो आइकॉन्स शो होते हैं। टास्क बार नीचे दिया हुआ होता है, ऊपर नीचे ना, और यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड होता है। बैकग्राउंड पिक्चर अगर हम खुद से सिलेक्टेड रहते हैं या फिर वॉलपेपर सेलेक्ट करके रखते हैं, और सक्रिय विंडो अगर हमने कोई चला रखी है तो वो यहाँ पर नीचे आपके सामने शो होगी। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं, अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है वर्ड प्रोसेसर क्या होता है या शब्द संसाधन क्या होता है। तो दैनिक जीवन के कई सारे साधारण कार्य जैसे पत्र लिखना, रिज्यूम बनाना, किसी भी प्रकार का दस्तावेज बनाना, रिपोर्ट आदि बनाने में जो अधिक समय लगता है वह किसी भी कंप्यूटर आधारित वर्ड प्रोसेसर द्वारा आसानी से किया जा सकता है। उसमें वांछित परिवर्तन भी किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, वर्ड प्रोसेसर दैनिक जीवन के व्यवहारिक और व्यावसायिक कार्यों को आसान करता है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ड प्रोसेसर से क्या क्या लाभ है उसके बारे में आइए बात करते हैं। तो देखिए, पहला लाभ है, इसमें फ़ॉन्ट का आकार और प्रकार भी बदला जा सकता है। पृष्ठ क्रमांक, शीर्ष लेख और बॉटम लेख को भी शामिल किया जा सकता है, जिसकी सहायता से वर्तनी की जांच की जा सकती है और वर्तनी के सुधार को पूरे दस्तावेज में स्वचालित रूप से किया जा सकता है। और तीसरे नंबर पर है, पाठ स्तंभ शैली में स्वरूपित किया जा सकता है तथा सारणी को भी बनाया जा सकता है। चौथे नंबर पर है, पाठ में शब्द के साथ चित्र में तस्वीरें मिश्रण करने के लिए उपयोगकर्ता को अनुमति देता है। पाँचवें नंबर पर विशेषता है, वर्ड प्रोसेसर मेल मर्ज की सुविधा भी प्रदान करता है। और छठे नंबर पर है, इसकी विशेषता है, वर्ड प्रोसेसर में मैक्रोज बनाने की सुविधा भी होती है। इसके बाद में बात करते हैं प्रिंट क्या होता है। तो देखिए, इस मेन्यू का उपयोग करके हम संपूर्ण दस्तावेज अथवा चुनिंदा पृष्ठों को प्रिंट करके कागज पर छाप सकते हैं। प्रिंटर द्वारा प्रिंट निकालने के क्या ये चरण रहते हैं, किस प्रकार से हम किसी पेज को प्रिंट कर सकते हैं, तो उसके बारे में देखिए। पहला बिंदु आपको ध्यान रखना है कि प्रिंटर का सबसे पहले आपको चुनाव करना होता है। कोई आपने फॉर्म फिलअप किया है या कोई पिक्चर आपको प्रिंट करनी है, तो उसके लिए देखिए सबसे पहले आपको प्रिंटर का चुनाव करना है। उसके बाद में पृष्ठों की सीमा का निर्धारण करना है कि कितने पृष्ठ आपको प्रिंट करने हैं। उसके बाद में प्रतियों की संख्या तय करनी है। पृष्ठों की सीमा देखिए, जो पेज आपको प्रिंट करने हैं उनकी संख्या, और प्रतियां मतलब कि कितने प्रिंट आपको निकालने हैं, कितनी कॉपियां उसकी करनी है, और प्रिंट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपका जो दस्तावेज है वो प्रिंट आपका हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं, अगला एक बिंदु है छोटा सा, कंप्यूटर कौन सी इकाइयों से मिलकर बना होता है। तो कंप्यूटर के लिए इनपुट यूनिट महत्वपूर्ण रहता है, स्टोरेज मेमोरी यूनिट रहता है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रहता है। तो तीन इन यूनिटों से मिलकर के कंप्यूटर बना है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं, अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है, शिक्षा में एक्सेल का उपयोग क्या है। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उपयोग डेटा भंडारण तथा गणनाओं के लिए किया जाता है। एक्सेल में डेटा भंडारण इकाई एक सेल होती है। यह एक सारणी के रूप में दिखाई देती है।
गणितीय तथा सांख्यिकी कार्यों को करने में इसका विशेष उपयोग होता है। शिक्षक अपनी कक्षा में आंकड़ों के साथ चार्ट को भी दर्शा करके प्रभावी शिक्षण कर सकते हैं। कक्षा में उपस्थित पत्रक का निर्माण तथा उसकी गणनाएं कम समय में की जा सकती है। मार्कशीट, मेरिट लिस्ट तथा परीक्षा परिणाम संबंधित अन्य गणनाएं बहुत ही कम समय में तथा प्रभावी रूप से की जा सकती है। आंकड़ों को कक्षा में सारणी के तौर पर प्रदर्शित करके शिक्षण की और अधिक प्रभावी हम बना सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर शिक्षा में एक्सेल का प्रयोग हुआ और इसके बाद में बात करते हैं वर्ड प्रोसेसर का शिक्षा में क्या उपयोग रहता है। तो देखिए, शब्द संसाधन शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला सॉफ्टवेयर बन गया है ये आपका वर्ड प्रोसेसर। इसमें देखिए शिक्षकों और छात्रों के लिए कई तरह के फायदेमंद हैं। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अध्यापकों तथा विद्यार्थियों को लिखित दस्तावेजों को तैयार करने में उचित मदद करते हैं। इसका प्रयोग अध्यापक अपने शिक्षण पाठों को तैयार करने में, सहायक सामग्री का निर्माण करने में, विद्यार्थियों के द्वारा कराए गए अभ्यास कार्य में, पुनरावृत्ति कार्य में, गृह कार्य में आदि में अच्छी तरह से कर सकता है इसका उपयोग। और विद्यार्थी भी अपना अभिन्यास कार्य, गृह कार्य और प्रोजेक्ट आदि से संबंधित कार्यों को लिखित दस्तावेजों के रूप में तैयार कर सकते हैं। अपने अध्ययन हेतु आवश्यक नोट्स बना सकते हैं तथा अपने साथियों के साथ लिखित दस्तावेजों के माध्यम से अपने अभिन्यास, प्रोजेक्ट कार्य तथा नोट्स के बारे में आवश्यक विचार विमर्श भी कर सकते हैं और सहयोग तथा मंत्रणा भी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर इनका शिक्षा में प्रयोग आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं कंप्यूटर की सीमाएं भी आपको ध्यान रखनी है। तो बुद्धिमत्ता की कमी रहती है कंप्यूटर में, सामान्य बोध की कमी रहती है। कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं कर सकता है, जब हम उसको कमांड देते हैं तभी वो अपना कार्य करता है और आत्मरक्षा करने में अक्षम होता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा उदाहरण लेकर के हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हमने मान लो कोई ईमेल क्रिएट करी है, उस ईमेल की मैंने पासवर्ड लगा दिए। अब अगर आपको पासवर्ड पता है तो आप उस ईमेल को खोल सकते हो। अगर यहाँ पर देखिए कंप्यूटर ये नहीं देखता है कि ईमेल किसकी है, उस बंदे से ही खुलेगी, इस तरह से नहीं देखता है। ईमेल यहाँ पर पासवर्ड को वो देखता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आत्मरक्षा करने में ये अक्षम रहता है। तो ये कुछ दोस्तों आपको इस यूनिट में ध्यान रखने हैं। इस यूनिट में दोस्तों और भी टॉपिक्स हैं, जैसे कॉपी पेस्ट करना, जो कि आपको नॉर्मली पता है। कॉपी करना क्या होता है कि किसी दस्तावेज को आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है, उसको सिलेक्ट करके आपने कॉपी कर लिया। पेस्ट करना मतलब जो कॉपी हमने मैटर किया है उसको किसी दूसरी जगह पर पेस्ट करना, उसको सेम टू सेम वहाँ पर कॉपी कर देना। और अगर आपके सामने कट का ऑप्शन आता है तो कट का मतलब कि जो हमने सिलेक्टेड मैटर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जो हमने हटाना है उसको सिलेक्ट करके कट कर देंगे तो वो हट जाएगा और यहाँ पर पेस्ट करते ही वो पेस्ट हो जाएगा वापस से। तो ये कुछ नॉर्मल जो डिटेल्स हैं वो आप ऑलरेडी जानते हैं, मोबाइल यूजर हैं तो सबको पता है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी इससे संबंधित आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।